हाँ जी, चले जी। आज हम करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास नंबर 3, 4 एंड 5 की रिवीजन। तो जो सभी स्टूडेंट जो मुझसे कभी भी सैटेलाइट पे या फिर फेस टू फेस में पढ़े हैं या गूगल ड्राइव्स वगैरह के थ्रू, पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू पढ़े हैं, उन सभी के लिए ये रिवीजन वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो भी इसे सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनको भी। बट फिलहाल ये वीडियो पहले कहूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़े हुए हैं हमसे। सुनिएगा, अपनी कॉपीज निकाल लीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लास नंबर 3, 4 और 5, इनकी सारी रिवीजन मैं आपको एक साथ कराने जा रहा हूँ। ये जो भी क्लास में आपके लिखा है, सारे असाइनमेंट मेरे पास हैं, तो अपनी कॉपीज आप अपने पास रखिएगा ताकि एक एक डिटेल में हम रिवीजन कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी डेट, अभी तक हम समझ चुके थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार का होता है। फिर हम ये भी समझ चुके थे कि वो बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। फिर हमने एट साइट आफ्टर साइट का मतलब समझा। फिर हमने ये भी समझा कि वो टाइम भी हो सकता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। हमने इंडोर्समेंट के दो टाइप्स भी देखे, इंडोर्समेंट इन फुल एंड इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। हमने ये भी देखा कि इंस्ट्रूमेंट बियरर जो है वो केवल दो ही केसेस में होता है, जब उस पे इंस्ट्रूमेंट पे बियरर वर्ड लिखा हो या फिर जब इंडोर्समेंट एंड ब्लैंक हो। अदर देन दीज टू केसेस इंस्ट्रूमेंट हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। यहां तक समझा। फिर हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी डेट। ये मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल में, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी है। ना तो इससे पहले कभी पेमेंट होगी, ना इसके बाद ही कभी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होगी। मैच्योरिटी डेट निकालते हुए 3 ग्रेस डेज ऐड किए जाते हैं। तो हमेशा मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है जो एक ड्यू डेट निकाली, ड्यू डेट के बाद प्लस 3 ग्रेस डेज, तब जाके आपकी मैच्योरिटी डेट बनती है। अब सवाल उठा मैच्योरिटी डेट निकलती कैसे है। मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप मैच्योरिटी डेट निकालना चाहते हैं किसी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि पेबल है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि जब भी इंस्ट्रूमेंट पेबल होगा आफ्टर मंथ्स, तो उसकी मैच्योरिटी डेट निकालते हुए सबसे पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द मंथ निकालेंगे। से फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट पेबल है 1 मंथ आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब डेट ऑफ ड्रॉन। तो अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है 1 मंथ आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ ड्रॉन से 1 महीने बाद सेम डेट देखिए। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ड्रॉन थी 5 जनवरी, पेबल है 1 मंथ आफ्टर डेट, तो फिर 5 जनवरी के बाद 1 महीने बाद यानी कि फरवरी में सेम डेट देखिए, मतलब 5 फरवरी। दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। प्लस इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड कर दीजिए, तो 6, 7, 8 यानी कि 8th वुड बी द मैच्योरिटी डेट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर पेबल आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, यानी कि इंस्ट्रूमेंट अगर पेबल है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो उसकी मैच्योरिटी कैसे निकलेगी। ये सर्टेन नंबर ऑफ डेज बाद पेबल हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर डेट भी हो सकता है, आफ्टर साइट भी हो सकता है, या फिर आफ्टर सर्टेन इवेंट या किसी घटना पे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डेथ। तो इसकी मैच्योरिटी डेट निकालते हुए अगर आप देख रहे हैं डेट ऑफ ड्रॉन से, तो डेट ऑफ ड्रॉन एक्सक्लूड कर देना। अगर आप देख रहे हैं डेट ऑफ साइट से, डेट ऑफ साइट एक्सक्लूड कर देना। या अगर आप देख रहे हैं डेट ऑफ डेथ से, तो डेट ऑफ डेथ एक्सक्लूड कर देना। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी का इंस्ट्रूमेंट लिखा गया और उसकी पेमेंट थी आफ्टर 30 डेज, तो 30 डेज कहां से देखने हैं? 30 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट यानी कि डेट ऑफ ड्रॉन से। ड्रॉन गया है 1 जनवरी, 30 दिन बाद पेमेंट देता हूं। 1 जनवरी में प्लस 3 डेज 30 डेज ऐड कर दो, यानी कि 1 जनवरी के आगे के 30 दिन ऐड किए, 31 जनवरी आ गई, प्लस 3 ग्रेस डेज, यानी कि 3rd फरवरी वुड बी द मैच्योरिटी डेट। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है जी मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी डेट फॉर, हमने कहा जी अच्छा यहां पर ही एक और एग्जांपल मैंने लिखवाया था डेथ के केस में। मैंने कहा जी डेथ के केस में मैच्योरिटी डेट कैसे निकलेगी। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट पेबल है 30 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स, तो फिर मैच्योरिटी डेट निकालते हुए अब एज्यूम मत कर लेना पेपर में हम सोच रहे हैं कि इस दिन एक्स मरेगा, ऐसे थोड़ा होता है। तो आप लिखो सीधा डेथ ऑफ एक्स प्लस 30 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज, दिस वुड बी आंसर, और पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर मान लीजिए डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो पब्लिक हॉलीडे हो जाता है। सेक्शन 25 हमने बात की, ये जो डेज वाला था ये सेक्शन 24 था, और जो पेबल आफ्टर मंथ वाला था ये सेक्शन 23 था। ठीक है। अगर मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे आ जाती है मैच्योरिटी डेट, तो फिर इंस्ट्रूमेंट पेबल होगा प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे, जो भी एकदम पिछला प्रीसीडिंग बिजनेस डे था उस दिन इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी होगी।
फिर हमने जी अगला कॉन्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन है नेगोशिएशन। ये कहता है जब भी कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ट्रांसफर किया जाता है किसी व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को ये ट्रांसफर किया गया अगर वो होल्डर है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है ये नेगोशिएशन कहलाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं नेगोशिएशन की डेफिनेशन पढ़कर कि नेगोशिएशन है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति होल्डर है कि नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट उठाकर दे रहा हूं, आप अगर होल्डर हो तो मेरा आपको ट्रांसफर करना ये नेगोशिएशन है, एज सिंपल एज डेट। यानी कि सब कुछ डिपेंड करेगा होल्डर पे, वो सामने वाले व्यक्ति पे कि वो होल्डर है कि नहीं। तो इसलिए हमने साथ में होल्डर की डेफिनेशन की सेक्शन 8 के अंदर। होल्डर कौन है? मैंने कहा जी होल्डर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख भी सकता है, प्लस उस पर पेमेंट रिकवर करने का अधिकार भी रखता है। दो कंडीशन होल्डर के लिए होनी जरूरी है, पहला राइट टू रिटेन पोसेशन, प्लस ध्यान रखना दूसरा राइट टू रिकवर द अमाउंट। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं तो जिस व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर है, और अगर वो होल्डर है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर क्या कहलाएगी? नेगोशिएशन कहलाएगी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया सेक्शन 43 जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सीपीटी में हमें पढ़ाया गया था या फाउंडेशन में हमें पढ़ाया गया था नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, बट आज हम पढ़ रहे हैं नो कंसिडरेशन मींस नो लायबिलिटी टू पे। यही आपकी कॉपीज में सबसे पहले मैंने लिखवाया है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना विदाउट कंसिडरेशन से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स ने वाई को कुछ भी माल नहीं बेचा, स्टिल वाई कह रहा है एक्स को कि मैं तुझे पे करूंगा, यानी कि दूसरे शब्दों में वाई एक्स की मदद करना चाह रहा है। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो मान लीजिए वाई ने एक्स के फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट लिख दिया कि मैं तुझे 1 महीने बाद 1 लाख रुपए पे करूंगा। मैच्योरिटी डेट पर एक्स वाई के पास गया, वाई के पास पैसे नहीं थे, क्या एक्स वाई से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था। यानी कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन बनता है तो उसमें रिकवरी पेमेंट नहीं हो सकती, नो लायबिलिटी टू पे है। सिमिलरली न केवल बनने पर, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना विदाउट कंसिडरेशन और आगे नेगोशिएट भी विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो भी कोई पार्टी किसी भी पार्टी से रिकवरी नहीं कर सकती, ठीक है। बट फिर हमने किया अगला एग्जांपल कि अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट बना विदाउट कंसिडरेशन, आगे नेगोशिएट हुआ विदाउट कंसिडरेशन, बट होते 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 ये किसी होल्डर फॉर कंसिडरेशन के हाथों में पहुंच गया, यानी कि ऐसा होल्डर जिसने इंस्ट्रूमेंट को पैसे देकर लिया है, तो फिर ऐसा होल्डर फॉर कंसिडरेशन कैन रिकवर फ्रॉम ट्रांसफरर फॉर कंसिडरेशन, मतलब जिसको उसने पैसे दिए, ट्रांसफरर फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल प्रायर पार्टी, यानी कि वो होल्डर ट्रांसफरर फॉर कंसिडरेशन और सभी की सभी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि इस होल्डर फॉर कंसिडरेशन से फिर आगे ये इंस्ट्रूमेंट गया किसी होल्डर विदाउट कंसिडरेशन के पास, तो फिर अब, या फिर किसी भी होल्डर के पास, एनी सब्सिक्वेंट होल्डर, तो फिर लॉ कहता है अब वो आगे वाला होल्डर भी किससे रिकवर कर पाएगा? अपने पिछले ट्रांसफरर फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल प्रायर पार्टी से रिकवर कर पाएगा। आपको याद होगा यहां पर मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया था सबसे आखिरी एग्जांपल में, तो उस एग्जांपल को पेपर से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी फिर आपका जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलिए, ये था इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। उसके बाद हमने किया जी अगला कॉन्सेप्ट किया हमने, अगली क्लास में हम आ गए थे और हमारा अगले कॉन्सेप्ट का नाम था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट सेक्शन 20, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए राम ने कई बार माल बेचा रिया को, आज तक पेमेंट नहीं की थी। अचानक पेमेंट लेने के लिए राम जब पहुंचा रिया के पास, तो रिया ने कहा राम अचानक आए हो, आज मेरे पास ना चेक है ना मेरे मुंशी जी आए हैं। फिर भी राम ने जब प्रेशर बिल्डअप किया तो रिया ने एक प्रॉमिसरी नोट लिख दिया जो कि ब्लैंक था। अब जब भी इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक हो तो इसे कहते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो सवाल उठा क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में हमने पढ़ा कि अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, इसके ऊपर तो अमाउंट ही नहीं है, तो इसलिए ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फिर राम क्या इस इंस्ट्रूमेंट को फिल कर सकता है? यस, रिया ने राम को अथॉरिटी दी है कि राम तुम इस इंस्ट्रूमेंट पे अमाउंट मेंशन कर दो। बट राम क्या कुछ भी अमाउंट मेंशन कर सकता है? जितना मर्जी कर दे, राम रिकवर नहीं कर सकता। राम केवल एक्चुअल लायबिलिटी तक रिकवर कर सकता है। यानी कि रिया ने जो राम को अथॉरिटी दी है वो प्राइमा फेसाई अथॉरिटी है। प्राइमा फेसाई का मतलब बेटा जितनी है ना उतने तक रिकवर करिए, उससे ज्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि एविडेंस भी कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे।
एविडेंस भी कोर्ट में उससे ज्यादा के पेश नहीं हो पाएंगे। जितने में एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है उतने के ही एविडेंस प्रस्तुत हो सकते हैं कोर्ट में, उससे ज्यादा के तो प्रस्तुत हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो व्यक्ति जो कि इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को साइन करके देता है, फॉर एग्जांपल रिया, वो सामने वाली पार्टी को, होल्डर को यानी कि राम को एक प्राइमा फेसी अथॉरिटी दे रही है कि जितना अमाउंट बनता है उतना भर ले, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तू रिकवर भी नहीं कर सकता। बट सपोज अगर राम ने इंस्ट्रूमेंट आगे अमन को दे दिया, अमन कौन है? एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अमन एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मैं जानबूझकर एग्जाम्पल में नाम सेम रखे हैं क्योंकि कई साल से पढ़ाते पढ़ाते अब दिन में रटे पड़े हैं कि इस एग्जाम्पल में यही नाम लिखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये रिवीजन क्लिपिंग सबके लिए है, क्योंकि मैं नाम नहीं चेंज किया एग्जाम्पल में। ये जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं लाइक फिक्टिशियस पे, लाइक ये वाले एग्जाम्पल में बिल्कुल यही नाम आपकी कॉपीज में होंगे, डोंट वरी। चले, तो अब शायद मैंने अमन बोल दिया, अमर या अमन होगा, शायद समथिंग कुछ ऐसा होगा। अब हुआ क्या, अब अमन या अमर के पास ये इंस्ट्रूमेंट था, तो अमर किससे रिकवर कर सकता है? देखो जी, अमर ने राम से रिकवर किया इंस्ट्रूमेंट। मैं कहता हूं एक्चुअल लायबिलिटी मात्र 6,000 रुपए की थी, बट इंस्ट्रूमेंट पे 10,000 रुपए लिखा था। राम तो रिकवर नहीं कर सकता 6,000 से ज्यादा, मगर राम ने इंस्ट्रूमेंट अमर को दे दिया। अमर गुड फेथ में है प्लस कंसिडरेशन में है। अगर आप दो कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, गुड फेथ प्लस कंसिडरेशन, तो आप कहलाते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। हालांकि एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसे अभी बाद में समझेंगे, अभी रिवीजन क्लिप के अंदर ही। तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाते हैं। तो अब अमर किससे रिकवर कर सकता है? अमर सभी की सभी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। कितना? जो अमाउंट मेंशन है, कितना? 10,000। चाहे बेशक रिया की एक्चुअल लायबिलिटी कितनी थी? 6,000, बट स्टिल 10,000 रिकवर हो सकता है, यस, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट किसके हाथों में गया है? होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में। वो व्यक्ति जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन में लिया, प्लस वो व्यक्ति जिसने गुड फेथ में लिया, मतलब उसे नहीं पता था पास्ट में क्या गड़बड़ हुई है, यानी कि अमर और रिया, यानी कि राम और रिया के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करते हैं। अगर मान लीजिए रिया एक इंस्ट्रूमेंट को साइन कर राम को देती है, होल्डर को देती है, तो वो होल्डर उस पर कितना रिकवर कर सकता है? जितना एक्चुअल लायबिलिटी है, यानी कि रिया ने राम को केवल प्राइमा फेसी अथॉरिटी दी है, ठीक है। अब राम से अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में चला जाए, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना रिकवर कर सकता है? जितना अमाउंट इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन है, यानी कि जो एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ रिया है वो उससे भी ज्यादा रिकवर कर सकता है। द आंसर इज यस। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक विशेष अधिकार, हमने पहला विशेष अधिकार पढ़ा होल्डर इन ड्यू कोर्स का। फिर हमने यहीं से कॉन्सेप्ट पकड़ना शुरू किया, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। सेक्शन 9 मैंने कहा था, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी हालांकि, मगर मैं फिर भी रिकॉल कर देता हूं क्योंकि अभी रिवीजन में ही पूरा तीसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन है, वो ऐसा व्यक्ति है जो कि 3 फीचर्स को पूरा करता है। पहला, वो इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन में लेता है। दूसरा, वो इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में लेता है। और तीसरा, वो इंस्ट्रूमेंट को बिफोर इट्स मैच्योरिटी लेता है, यानी कि उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले लेता है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो इन 3 फीचर्स को पूरा करता है। तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा है, होल्डर मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, who obtains the instrument for consideration and become possessor of the instrument if payable to the bearer, or payee or endorsee thereof if payable to the order। ये दोनों का मैंने एग्जांपल्स लिखवाए हुए हैं, यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट के केस में वो पोसेसर हो सकता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में वो पेई और होल्डर हो सकता है। एंड बिफोर द अमाउंट मेंशन देयर एंड बिकम पेबल, यानी कि बिफोर इट्स मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को उसने ऑब्टेन किया है। एंड विदाउट द सफिशिएंट कॉस्ट टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव हिज ओन टाइटल, यानी कि उसके पास ऐसा कोई भी सोचने की वजह नहीं है कि जिससे वो इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन कर रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव होगा। उसके पास ये सोचने की कोई वजह नहीं है, यानी कि ही इज इन गुड फेथ, दैट ही इज इन गुड फेथ। तो 3 फीचर हैं, पहला गुड फेथ में, दूसरा बिफोर मैच्योरिटी और तीसरा कंसिडरेशन, ठीक है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट में पोसेसर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो पेई और इंडोर्सी है वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है, अगर वो दोनों ये 3 फीचर पूरे कर दें, ठीक है। डेफिनेशन समझाई हुई है, एक पेज पर बड़े ध्यान से समझना। फिर हमने कहा स्पेशल राइट्स अवेलेबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के कुछ स्पेशल राइट्स हैं। स्पेशल राइट में पहला राइट था कि अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाए तो वो फ्री हो जाता है सारे के सारे डिफेक्ट से। मैंने कहा था होल्डर इन ड्यू कोर्स तो गंगा है भाई,
उस गंगा में डुबकी लगाते ही इंस्ट्रूमेंट के सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में आया तो सारे डिफेक्ट धुल गए। दूसरा, होल्डर इन ड्यू कोर्स सभी की सभी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स सभी की सभी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। और तीसरा, अगर कोई होल्डर अपना इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स से लेता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स से इंस्ट्रूमेंट अगर किसी होल्डर ने लिया, होल्डर ने किससे लिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स से, तो वो होल्डर भी सबसे रिकवर कर सकता है। तो एग्जाम्पल भी लिखवाया था मैंने यहाँ पर, इसमें कई एग्जाम्पल लिखवाए थे, तो जिनको एक बार प्लीज रेफर करना। तो फिर उसके बाद राइट इन केस ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 20 अभी बताया था कि इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के केस में वो सारा अमाउंट रिकवर कर सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल लायबिलिटी, रिया से सारा रिकवर कर सकता है। फोर्थ, राइट इन केस ऑफ अ कंडीशनल राइट इन केस ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग कंसिडरेशन इन पार्ट ओनली, राइट इन केस ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग कंसिडरेशन इन पार्ट ओनली। सेक्शन 44 वो कहता है कि मान लीजिए अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है 10,000 रुपए का और उसमें 15,000 रुपए का और उसमें कंसिडरेशन 10,000 रुपए और 5,000 रुपए विदाउट कंसिडरेशन है, तो इमीडिएट पार्टीज में तो रिकवरी केवल उतनी हो सकती है जिसके लिए कंसिडरेशन है, मतलब 10,000। बट अगर ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर नेगोशिएट हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करता है गुड फेथ में प्लस कंसिडरेशन में, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना रिकवर कर सकता है, जितना अमाउंट मेंशन है। कितना मेंशन है, 15,000, जबकि कंसिडरेशन कितना था, मात्र 10,000। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो इस बात का नहीं पता था, उसके सामने तो 15,000 रुपए लिखा हुआ है। अब कंसिडरेशन पार्ट में है पार्ट में नहीं है, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, वो सारा अमाउंट रिकवर कर सकता है। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथों में अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें केवल पार्ट कंसिडरेशन है, पार्ट विदाउट कंसिडरेशन है, तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना अमाउंट मेंशन है वो सारा का सारा रिकवर कर सकता है। सेक्शन 44 होल्डर इन ड्यू कोर्स को यह अधिकार देता है। फिर हमने डिलीवरी का कॉन्सेप्ट किया, यहां पर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक विशेष अधिकार होता है, कहां, कंडीशनल डिलीवरी के केस में। फिलहाल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलीवरी बियरर इंस्ट्रूमेंट में भी होती है और ऑर्डर में भी। बियरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन केवल डिलीवरी के द्वारा होता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्समेंट का नेगोशिएशन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा होता है। अब डिलीवरी जो है कई प्रकार की हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब जब इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली ट्रांसफर करते हो आप सामने वाले पर्सन को या फिर उसके बिहाफ पर किसी को, तो इसे एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब इंस्ट्रूमेंट को आप अपने पास रखते हो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरी इज कंडीशनल डिलीवरी, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का यहाँ विशेष अधिकार होता है। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप देते हो पेमेंट के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी पर्पस से, फॉर एग्जांपल आपकी कॉपीज में एग्जांपल लिखवाए होंगे मैंने कि मान लीजिए मैं गया सोनी के शोरूम वाले के पास, मैंने सोनी के शोरूम से कैमरा मांगा मगर मेरे पास पेमेंट नहीं थी तो मैंने उसे चेक दे दिया। मैंने कहा ये चेक रख सिक्योरिटी पर्पस से, मैं कल आऊंगा और तेरे से कैमरा लेता जाऊंगा। मैंने से चेक उसे दिया, कैमरा उठा चेक उसे दिया सिक्योरिटी पर्पस से। अगले दिन मैं कैश लेके पहुंचा मगर उसने चेक मुझे नहीं दिया, उसने कहा फट गया मुझसे। मैंने कहा ठीक है जी, मगर वो चेक उसके पास था, उसने फर्दर नेगोशिएट कर दिया किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को। सवाल उठा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स मुझसे फिर दोबारा रिकवर कर सकता है इवन दो मैं ऑलरेडी सोनी के शोरूम वाले को कैश पे कर चुका हूं? यस, बट स्टिल होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या मुझसे फिर रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो कंडीशनल डिलीवरी के केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स का अधिकार होता है। कंडीशनल डिलीवरी का मतलब जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जाता है अदर देन पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो व्यक्ति जिसको आपने डिलीवर किया है वो कहलाता है ट्रांसफरी जो है उस पर पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसके पास गया बस, ठीक है। बट अगर ट्रांसफरी ने फर्दर इसे होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स पेमेंट इस पर रिकवर कर सकता है। यहां पे भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का विशेष अधिकार आया। फिर ऐसे ही अगला एक सेक्शन है जहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक विशेष अधिकार बनता है, सेक्शन 42 फिक्टिशियस पे। जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी काल्पनिक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है और जिसपे जो ड्रॉर है वो भी काल्पनिक है और जो पेई है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर ही जनरली पेई होता है, तो पेई का नाम भी काल्पनिक है और ड्रॉर के सिग्नेचर्स भी काल्पनिक है, तो फिर एक्सेप्टर ने फिर भी एक्सेप्ट किया, यानी कि वो गलत काम में सहयोग कर रहा है, तो फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे पेई का नाम फिक्टिशियस है, यानी कि पेई जो नाम लिखा है वैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं और ये बात एक्सेप्टर को भी पता है और वो एक्सेप्ट कर रहा है फिर भी, यानी कि गलत काम में सहयोग कर रहा है, तो इसे कहा जाता है फिक्टिशियस पेई।
फिक्टिशियस पेई वाला इंस्ट्रूमेंट अगर मान लीजिए किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में चला गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया, आपने कहा कि आप मेरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप मेरा नाम नहीं जानते कि अमित पोपलिया, मैंने कहा जी मेरा नाम रामलाल है, आपने मुझसे इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मैंने साइन किया रामलाल, आप तो गुड फेथ में हो, यस। इसलिए अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स गुड फेथ में है तो फिर वो क्या एक्सेप्टर से रिकवर कर सकता है? यस, वो एक्सेप्टर से रिकवर कर सकता है, फिक्टिशियस पर्सन से रिकवर नहीं हो सकता। मैंने आपकी कॉपीज में एग्जांपल लिखवाया होगा, ओम फर्नीचर, पक्की बात है, ओम फर्नीचर ने माल बेचा किसको? अजय को। ओम फर्नीचर ने अपना नाम लिखने के बजाय करण का नाम लिखा। करण कौन है? फिक्टिशियस पेई है। क्या फिक्टिशियस पेई क्या राम, अगर मान लीजिए फिक्टिशियस पेई से इंस्ट्रूमेंट राम के पास गया, राम कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब राम फिक्टिशियस पेई से रिकवर कर सकता है? करण से नहीं, क्योंकि वो तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। राम क्या ओम फर्नीचर से रिकवर कर सकता है? नहीं, पूरी ट्रांजैक्शन में उसका कहीं नाम ही नहीं आया, नाम तो करण का आया और करण कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो राम किससे रिकवर कर सकता है? एक्सेप्टर से, जिसने एक्सेप्ट किया था, जिसने गलत काम में सहयोग किया था, एक्सेप्टर से रिकवर कर सकता है। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स फिक्टिशियस पेई का इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी एक्सेप्टर से रिकवर कर सकता है, मगर होल्डर इन ड्यू कोर्स तुझे एक बात प्रूव करनी पड़ेगी। वो प्रूव क्या करनी पड़ेगी? कि जो फर्स्ट इंडोर्सर है और जो ड्रॉर है, उन दोनों के साइन सेम व्यक्ति ने किए हैं, क्योंकि वो काल्पनिक व्यक्ति है ना, तो वो दोनों साइन सेम हाथ से हुए हैं। बस इसे प्रूव कर दी और बाकी कोई दिक्कत नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलिए, फिर इसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट किया इंडोर्समेंट। सेक्शन 15 कहता है इंडोर्समेंट कब होता है? जब इंस्ट्रूमेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला व्यक्ति या कोई होल्डर जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपने साइन करता है, मगर साइन किस लिए कर रहा है? बनाने मेकर के रूप में नहीं, बल्कि अदर देन मेकर के रूप में। किस लिए कर रहा है? नेगोशिएट करने के लिए उसके ऊपर साइन कर रहा है। और ये साइन कहां कर रहा है? या तो इंस्ट्रूमेंट के फेस पर या उसके पीछे, अगर फेस भी भर गया पीछे भी भर गया तो ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, तो ही इज कॉल्ड एंडोर्सर, उसे एंडोर्सर कहा जाता है। अब एंडोर्समेंट कई तरीके की हो सकती है। पहला एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर चुके हैं, एंडोर्समेंट इन फुल ऑलरेडी सेकंड क्लास में हम कर चुके थे दोनों। फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब एंडोर्समेंट करते हुए एंडोर्सर एंडोर्सी का फर्दर राइट ऑफ नेगोशिएशन रोक देता है, तो इसे रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट फर्दर नहीं हो सकता। फिर हमने की कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करते हुए कंडीशन डाल दी जाती है, चाहे वो इम्पॉसिबल हो जाए कंप्लीटली या पॉसिबल हो जाए, फिर भी वो कंडीशनल एंडोर्समेंट कहलाती है। यानी कि जिसने इंडोर्समेंट कंडीशनल इंडोर्समेंट की है उससे रिकवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने अगली इंडोर्समेंट की सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। मतलब जब इंडोर्समेंट करते हुए इंडोर्सर अपनी लेबिलिटी खत्म ही कर देता है कि मेरे से रिकवरी नहीं हो सकती, देन दिस इज कॉल्ड सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। ये सामने वाले पे है कि वो ऐसी इंडोर्समेंट को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, जो सेंस रिकोर्स है वो कर रहे हो तो कांट हेल्प इट, क्या करें। फिर हमने अगली इंडोर्समेंट की पार्शियल इंडोर्समेंट। पार्शियल इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पार्शियल इंडोर्समेंट नॉर्मली तो होती है इनवैलिड, हमने पढ़ा पार्शियल इंडोर्समेंट नॉर्मली तो होती है इनवैलिड, बट केवल एक केस में वैलिड हो सकती है, जब मैच्योरिटी डेट पर, जब इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट पर आप रिकवर करने गए। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी साहब का एग्जांपल लिया होगा मैंने। मुकेश अंबानी साहब मैच्योरिटी डेट पर रिकवर करने गए वाई के पास। वाई ने पेमेंट 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट था, वाई ने कहा अंबानी साहब मेरे पास है 30,000 रुपए। अब अंबानी साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान के स्यू कर दो सारी पार्टीज को, या फिर जो 30,000 रुपए आ रहे हैं वो रिकवर करो और बैलेंस 70,000 रुपए के लिए इंस्ट्रूमेंट को पार्शियल इंडोर्स कर दो। तो केवल इस केस में पार्शियल इंडोर्समेंट वैलिड होती है जब मैच्योरिटी डेट पर पूरी पेमेंट ना मिले, थोड़ी सी मिले और बैलेंस के लिए नेगोशिएट हो जाए इंस्ट्रूमेंट, पार्शियल नेगोशिएट हो जाए, पार्शियल इंडोर्समेंट इस केस में वैलिड हो सकती है, ठीक है। बट ध्यान रखना जो भी व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को लेगा बाद में, वो कब लेगा? आफ्टर मैच्योरिटी लेगा, जब इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पर तो खुद मुकेश अंबानी वाई के पास गए ना पेमेंट रिकवर करने के लिए, वाई ने पेमेंट नहीं दी, उसने कहा 30,000 रुपए हैं, तो मुकेश अंबानी ने अब मैच्योरिटी डेट के बाद ऑब्वियसली ट्रांसफर किया होगा। तो जिस भी व्यक्ति ने मैच्योरिटी डेट के बाद ये इंस्ट्रूमेंट लिया है मुकेश अंबानी से, वो व्यक्ति होल्डर तो हो सकता है, होल्डर फॉर कंसिडरेशन भी हो सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आपको बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है और आपने यहां आफ्टर मैच्योरिटी लिया है। आप सबसे रिकवर नहीं कर सकते, आप केवल उसी से रिकवर कर सकते हो जिसने डिफॉल्ट किया है। यहां तक हमने आपकी क्लास नंबर 3, 4, 5 में किया था।
ठीक है, तो ऐसे ही हम अगली 2-3 क्लासेस की एक साथ रिवीजन के साथ और दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।